जय हिंद साथियों। देखिए आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप आज से बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आज से आपको हम डेली बिहार पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ये आपका यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट है, यानी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। तो आपको डेली हम आपका एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ये आपका देखिए एग्ज़ाम का डेट बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए पढ़ने से देखिए पढ़ तो लिए बहुत सारे, लेकिन आपको क्वेश्चन आपसे सोल्व होता है कि नहीं ये भी आपको देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत दी गई, क्योंकि आपका ऑप्शन ए है कि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे, बिल्कुल सही है। आपका बी है कि संभवतः उन्हें नियतकालिक कार्यप्रणाली का पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके, ये भी आपका सही है। आपका सी है कि बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त सभी सही है। क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाई और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, यानी उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपका उदयन जो थे ये आपका हर्यक वंश के शासक थे, हर्यक वंश के शासक थे। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक आपका बिंबिसार थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन आपका सी होगा, बौद्ध दर्शन के लिए यह प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यह प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी होगा। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, इससे भी ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त ने किया था। जबकि आपका विक्रमशिला, ध्यान दीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए है राज्य प्रशासन चलाने के लिए, ये तो है। ऑप्शन बी है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इसके लिए भी जिम्मेदार है मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी है कि राज्य की सुरक्षा, इसका जिम्मेदारी यानी मुख्यमंत्री की नहीं होती है। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, यानी संघ सरकार की होती है, केंद्र सरकार की इसकी जिम्मेदारी होती है। यानी राज्य की सुरक्षा का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, यानी संघ सरकार की होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राज्य की सुरक्षा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका 5 है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है, यानी राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? देखिए घाटा कब होता है? जब आपका इनकम से अधिक खर्च हो जाए तब आपका घाटा होता है। देख लीजिए आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कि सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, यानी जो आय प्राप्त होते हैं वो आपका व्यय यानी खर्च से क्या होता है? कम होते हैं, तब तो आपका क्या होता है? वित्तीय घाटा होता है, यानी राजकोषीय घाटा होता है। देखिए आपका राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा ये होता आपका यानी व्यय, क्या होगा? राजकोषीय व्यय माइनस राजकोषीय आय, यानी राजकोषीय घाटा होता है व्यय माइनस आय, यानी जितना आपका खर्च हुआ उसमें से क्या कीजिए? आय को घटा दीजिए, आपको राजकोषीय घाटा निकल जाएंगे। आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना आपका NSO करता है, राष्ट्रीय आय की गणना NSO करता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 6 है। ये आपका इंग्लिश का प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस में आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का भी रहता है और 5 से 6 क्वेश्चन आपका हिंदी का भी रहता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी इसको बदलना आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। और देखिए क्वेश्चन है कि मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, इसका यानी
पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर जज्ड इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है कि द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। यहाँ आपको क्या आएगा? केयरलेस के आगे क्या लगेगा? तो केयरलेस के आगे आपका लगेगा यानी NESS केयरलेसनेस। क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है करेक्ट कि वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। इसका हिंदी क्या होगा? इसका आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। इसका होगा कि हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। क्या होगा? हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हैसले। इसका अर्थ होता है परेशानी। क्या होता है? इसका अर्थ होता है परेशानी। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पर आपका कौन सा आर्टिकल आएगा? क्वेश्चन है कि राम गेव मी 1 रुपीज नोट। 1 रुपी नोट यानी क्या होगा? यहाँ पर आपका ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। ऑप्शन आपका सी होगा। ए लगेगा। यहाँ पर आपका आर्टिकल ए आएगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है कि देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। ये बिल्कुल मौलिक अधिकार है। ये आपका अनुच्छेद 19 के ई में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 19 के ई में उल्लेख है। आपका बी है कि लिंग समानता का अधिकार। ये भी आपको है मौलिक अधिकार। ये आपका आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 15 में कहा गया कि लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आपका बी भी आपका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी है सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये मौलिक अधिकार है, लेकिन संविधान में इसे नहीं दिया गया है। संविधान में इसे नहीं दिया गया मौलिक अधिकार। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार आपका संविधान में नहीं दिया गया है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी मौलिक अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा यानी भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। भिवंडी तालुका गांव का नाम है जो आपका महाराष्ट्र में है, जिससे आपका यानी प्रथम भारत के पहला कार्बन न्यूट्रल गांव यानी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो सबसे अधिक आपका प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो आपका नागालैंड में सबसे अधिक आपका झूम की खेती होती है। झूम खेती होती है। देखिए झूम कृषि आपका सबसे अधिक आपका पूर्वी राज्यों में ही होता है। झूम खेती आपका पूर्वी राज्यों में होता है। तो नागालैंड में आपका सबसे अधिक झूम खेती होती है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? ये किया था आपका 2016 में। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन बी होगा राजेंद्र सम्मान। राजेंद्र सम्मान बिहार का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि अति शुद्धो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु संज्ञानप वाक्य नहीं। उपयुक्त पंक्ति किनकी है? ये आपका धनानंद द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 20 के दांत किसकी रचना है? 20 की दांत की रचयिता कौन है? ये आपका नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है।
क्वेश्चन 19 है कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। देखिए भुलक्कड़ लिखा हुआ है, इसमें देखिए कौन सा सही है, तो भुलक्कड़ आपका डी में जो लिखा गया है ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है कि सरला से फल खाया जाता है, सरला से फल खाया जाता है का कृतवाक्य क्या होगा? कृतवाच्य क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा कि सरला फल खाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, यानी आपका हेड ऑन कोलिजन में कहा जाए तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है? तो हेड ऑन कोलिजन में आपका ई के वैल्यू 1 होता है, यानी इसमें आपका संवेग और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों संरक्षित होते हैं, आपका कंजर्वेशन यानी कंजर्व रहते हैं। इसमें आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है कि जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं और जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में पोटेंशियल एनर्जी पाए जाते हैं, यानी आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा पाए जाते हैं। ऑप्शन बी होगा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वो है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंग आपका ठोस में चल सकती है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ए एंड बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए पथ पर सीधे निकल जाती है? तो ध्यान दिए, ये आपका ये लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। अब देखिए ये आपका क्या है? ये प्रकाश केंद्र इसको कहते हैं। तो यहाँ से कोई भी रे जाते हैं तो वो सीधे चले जाते हैं, यहाँ से वो यानी रिफ्लेक्ट यानी नहीं होते हैं, रिफ्लेक्ट यानी विचलन नहीं होते हैं, यानी डेविएशन नहीं होते हैं। यानी कहा जाए तो आपका प्रकाश बिंदु से यदि प्रकाश को गुजारा जाए तो वो यानी अपने पथ से डाइवर्ट नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, प्रकाश केंद्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है, तो वह लेंस कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस का आवर्धन आपका 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। हमेशा आपका किसी लेंस का आवर्धन क्या होता है? हमेशा 1 से छोटा होता है। तो कह रहा है वो लेंस क्या होगा? यह लेंस क्या होगा? तो यह लेंस आपका अवतल लेंस होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। देखिए आपका आवर्धन होता है आपका यानी V/U होता है, आवर्धन V/U होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस यानी आपका दर्पण या लेंस में बनता है? किस दर्पण या लेंस में बनता है? देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यानी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? देखिए ये आपका क्या अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिए ये आपका अवतल दर्पण है। तो जब आप वस्तु को फोकस के अंदर यानी आपका फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, यहाँ जब वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आपका इसके यानी दर्पण के पीछे आपका वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। जबकि बात किया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट वेबर, ध्यान दीजिए वेबर, एक सेकेंड, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या
टेस्ला होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है। ठीक, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ये आपका हिंदी का प्रश्न है। क्वेश्चन करा है कि त्रिशंकु होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अधर में लटकाना। क्या होगा, अधर में लटकाना होगा। ऑप्शन आपका ये होगा, यानी त्रिशंकु होना का अर्थ होता है अधर में लटकना। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन का 30 है कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, साइंस से दे रखे होंगे, तो फिजिक्स में आपका एक होता है कूलम्ब्स लॉ। दो चार्ज के बीच दो आपका जो आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, दो आवेश जो होते हैं Q1 मान लीजिए Q2 है, उसके बीच एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसका वैल्यू होता है आपका F बराबर के Q1 इंटू Q2/r²। आप देखिए K का वैल्यू लिखिए आप। K के वैल्यू आप जब लिखेंगे तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और आपका जगह है ना Q1 इंटू Q2/r²। इसी एप्सिलॉन नॉट का आपका यूनिट पूछ रहा है, तो आप सभी को इधर लीजिए, तो यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा, ये फोर्स का होगा न्यूटन, ये जगह इधर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और चार्ज का सी यानी क्यू गुना में है तो आपका C² यानी कूलम स्क्वायर आ जाएगा, यानी आपका आएगा न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। देखा जाए तो आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है, ये होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं क्या, फैराडे पर मीटर। इसी को हम बोलते हैं फैराडे पर मीटर, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो इससे भी ध्यान रखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी होता है एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत है, कोई आयत है आपका, इस आयत का जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना है, तो 24 अधिक है। देखिए आपका लंबाई, तो चौड़ाई को आप मान लीजिए x, तो लंबाई क्या होगा भाई, x प्लस 24 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इसका लंबाई जो चौड़ाई से कितना है, 24 अधिक है। तो आप मान लीजिए चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगा, x प्लस 24 होगा। ठीक, और दिया है यदि आयत का परिमाप 112 है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, सॉरी लंबाई कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये आपको दिया कितना, 112 दिया है। 2 से आप पहले इसको काट दीजिए, अब 2 से काटिएगा आपका आएगा 56। यहाँ से आपका आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 56 आ जाएगा। अब देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 56 आ गया। ठीक, लंबाई प्लस चौड़ाई 56 आ गया। लंबाई कितना आया था आपका, x प्लस 24 आपका लंबाई था, और चौड़ाई कितना था, x था। ये आपका जगह कितना, 56। यहाँ से आपका जगह 2x बराबर 24 को इधर लीजिए, आपका आएगा 56 माइनस 24, 56 माइनस 24 यानी 2x बराबर आपका आएगा 56 में से 24 माइनस कीजिए, आपका आएगा 32, यानी 2x बराबर आपका आ गया कितना, 32। 2 से 16 दूनी 32, x बराबर 16 आ जाएगा। x बराबर आपका 16 आ जाएगा, यानी आपका चौड़ाई आएगा कितना, 16। आपसे पूछा जाता है लंबाई कितना होगा, तो लंबाई कितना था भाई, तो लंबाई था, चौड़ाई में कितना जोड़ेंगे तो लंबाई आएगा 24 जोड़ेंगे तो आपका लंबाई आएगा, यानी आपका 16 प्लस 24 को ऐड कीजिए, आपका आएगा 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी 40 सेंटीमीटर लंबाई आ गया, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। देखिए 32 क्वेश्चन आपका है, ये लग रहा है आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है। सेम टू सेम आपका क्लास 10th में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। एक तरीका ये है आपका कि सबका फॉर्मूला लिखिए, कॉट थीटा का कॉस बटे साइन, इसका भी लिखिए 1 बटे साइन, इसका भी लिखिए 10 का साइन बटे कॉस, और इसका भी लिखिए सेक का 1 बटे कॉस। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, भिन्नजोड़ कीजिए, फिर गुना कीजिए, तो आपको समय अधिक लगेंगे। देखिए ऐसा भी आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जैसे आप क्लास 10th में करते थे, सोल्व हो जाएगा, लेकिन आपको समय अधिक लगेंगे। तो भाई कैसे करना है, फिर समय जिससे कम लगे तब ऐसे कीजिए। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, और देखिए ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन आपका कहीं भी साइन कॉस में आंसर है नहीं है, इसका मतलब है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। थीटा का मान कुछ भी लेंगे तो इसका मान सेम ही आएगा। आप थीटा का मान कुछ भी लीजिए, आपका मान सब समय सेम ही आएगा। 30 डिग्री लीजिए, 45 डिग्री लीजिए, 60 डिग्री लीजिए या
या 90 डिग्री कुछ भी लीजिए, आपका मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान क्या करते हैं, इसमें आप थीटा का मान 45 डिग्री ले लीजिए, आसान से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। थीटा क्या लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। अब देखिए आप कहेंगे सर हम 60 लेंगे, तो 60 लो, आपको समय थोड़ा अधिक लगेगा, लेकिन आप 45 लेंगे तो आपको जल्दी बनेगा, क्योंकि कोई भी हम एंगल लेंगे तो मान तो सेम ही आएगा। ठीक, चलिए 45 लेते हैं और इसमें सबको में रख दीजिए आप, ये थीटा की जगह 45। देखिए आपका जगह 1 प्लस cot 45 हो जाएगा, और cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, माइनस यहाँ क्या है, cosec 45 डिग्री क्या होगा, cosec 45, तो cosec 45 का √2 मान होता है। ठीक, इसका आ गया। अब देखिए यहाँ 1 प्लस tan 45 1 होता है, प्लस sec 45 √2 होता है। ठीक, अब देखिए 1 प्लस 1 कितना आ गया, आपका 2 आ गया, तो 2 माइनस √2, इधर आ गया आपका 2 प्लस √2। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक जगह आपका 2 है तो 2 का होल स्क्वायर होगा, बी की जगह √2 है तो √2 का होल स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया इसका आंसर, क्या आएगा, 2 आएगा आंसर। लेकिन यदि आप इसको प्रोसेस से बनाते तो आपका बहुत समय अधिक लगता है, आपको समय अधिक लगता है, तो आप क्या करते हैं, ऑप्शन में पुट कर दिए कोई भी एंगल, आपका मान आ गया कितना, 2, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है, एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है, यानी एक हरी गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। सिंपल है, देखिए कैसे निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल है, देखिए हरी गेंद कितना है, तो हरी गेंद इसमें कितना आपका 20 है, तो 20 बटे टोटल गेंद कितना है, तो टोटल आपका हो जाएगा 20 प्लस 15, यानी 20 हरा है और 15 आपका रेड है, तो 20 प्लस 15 यानी आपका आ जाएगा 20 बटे यानी 20 प्लस 15 35 हो गया, यानी आपका आंसर आएगा 20 बटे 35, 5 चौक 20 5 सत्ते 35, आपका आंसर आ जाएगा यानी 4 बटे 7, क्या आएगा, 4 बटे 7 आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 4/7। तो सिंपल था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 34 है, कह व्यंजक इतना का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है, कौन सा गुणनखंड नहीं है, यानी इनमें से बताना आपको कि कौन इसका गुणनखंड नहीं है। अब कैसे जानेंगे हम कि ये इसका गुणनखंड है या ये इसका गुणनखंड है या ये इसका गुणनखंड है, कैसे हम जानेंगे, तो एक तरीका ये है कि इसका फैक्टर तोड़िए। आप फैक्टर जब तोड़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, तो फैक्टर तोड़ने हम नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त यानी समय आपको अधिक लगेंगे। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, देखिए यदि ये इसका फैक्टर होगा तो हम यदि इसको क्या करेंगे, 0 को बराबर कर देंगे, यहाँ से हम x मान लेंगे, निकालेंगे तो -4 आएगा। यदि ये -4 इसमें रखते हैं, ये इसका मान यदि 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो आप क्या कीजिए, सभी में क्या कीजिए, ऑप्शन आप चेक कीजिए, ऑप्शन ए को पहले चेक कीजिए, x + 4 = 0 कीजिए, यहाँ से x मान क्या आएगा, -4 आएगा। अब इसमें क्या कीजिए, -4 रखिए और देखिए इसका मान क्या 0 आ रहा है, यदि 0 आएगा तो वह इसका गुणनखंड होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, -4 रखेंगे तो -4 का क्या आएगा, q आएगा। ठीक, प्लस 6 गुने -4 का इसका डायरेक्ट लिख देते हैं हम कितना, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ आएगा आपका 11 गुने -4। ठीक, -4 प्लस 6, 4 चौक 16, 16 चौका 64, -64 प्लस आपका आएगा कितना, 16 को 6 से गुना कीजिए, 16 को 6 से गुना कीजिए, आपका क्या आएगा, 96 आएगा। ठीक है, क्या आपका 96 आएगा, फिर आपका 11 7 77 आएगा, अब प्लस यहाँ क्या था, 6 था। ठीक, अब देखिए कितना है आपका, यानी 96 प्लस 6, 96 प्लस 6, 6 दूनी 12, यानी आपका 102 आ रहा है। इधर आप प्लस कीजिए, इधर प्लस कीजिए, आपका 7 4 11, नहीं आपका 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी ये भी इसका फैक्टर नहीं है, ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए बी को चेक करते हैं। ऐसा हालांकि आपका आंसर तो आ गया ऑप्शन ए, क्योंकि ये यानी x की जगह ये रखते हैं तो आपका मान यानी 0 इसका नहीं आता, यानी ये इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए बी को चेक करते हैं, x + 1 = 0, यहाँ से x आएगा -1, -1 रखिए। देखिए -1 रखेंगे तो -1 का क्यों, -1 आएगा, सीधे हम कर रहे हैं, और 6 गुने -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस आपका 11 गुने -1 है तो -11 आएगा, प्लस आपका 6 है, आपका आएगा -1 + 6 -11 + 6। देखिए
6 प्लस में 12 हो गया, 11 माइनस में है और -1 है, यानी 12 प्लस में 12 माइनस में आपका आ गया कितना 0 आ गया, यानी ये इसका फैक्टर है बी, यानी ये इसका फैक्टर है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए को चेक किया था 0 नहीं आया था, यानी इसका आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन है कि यदि नंबर इतना आरोही क्रम में है तो उनकी माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है, तो भाई सभी संख्या यानी कुल संख्याओं का योग क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या होता है, बट्टे कुल संख्या होता है। क्या कीजिए आप सभी को ऐड कीजिए, इसका माध्य भी दिया है कि ना 15 माध्य दिया है, क्या कीजिए सभी को ऐड कीजिए, आप ऐड कीजिएगा, यानी 3 + 6 + 7 + x + 11 + 15 + 19 प्लस आपका आ जाएगा 20 + 25 + 28। अब बटे संख्या गिने कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो क्या करें हम 10 से भाग दे देंगे, ये बराबर कितना होगा 15 होगा, क्योंकि इसका माध्य कितना दिया है 15 आपको दिया है। ठीक है, आप सभी को ऐड कीजिए, आप सभी को ऐड करेंगे तो आपको आएगा कितना 134 आएगा। ठीक है, प्लस x आएगा बट्टे आपका 10 था बराबर कितना है 15 है। आप कोना कोने गुना कीजिए, आपका आएगा 15 देंगे 150, यानी आपका आ जाएगा 134 + x बराबर आपका आएगा 150। यहाँ से x का मान आएगा कितना 150 माइनस 134, यानी आपका जाएगा ना 16 आ जाएगा, यानी x का मान 16 आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 36 है। यह क्वेश्चन आपका क्लास 11th का है। यह क्वेश्चन आपका क्लास 11th का है। देखिए आपका जेड का मान दिया है। ठीक है, जेड का मान दिया है आपका कितना कि √3 माइनस के अंदर रूट यानी रूट के अंदर -5 है। आप लोग अभी तक यानी माइनस का रूट नहीं देखे होंगे, अभी तक आप लोग माइनस का रूट नहीं देखे होंगे, या पहली बार जब 11th हो जाते हैं तब आप देखते हैं कि नहीं माइनस का भी रूट होता है, जैसे आपको यहाँ लिखा गया है, तो आपको लगता होगा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक, देखिए आपको इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या √5 × √-1। ठीक है, अब देखिए क्लास 11th पढ़े होंगे आप कि -√1 को हम लिखते हैं क्या आयोटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसे हम आयोटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं आयोटा लिखते हैं। यानी क्वेश्चन अब हुआ, ये आपका क्वेश्चन है, यानी अब क्वेश्चन आपका सही से हुआ कि √3 माइनस √5 आयोटा है। ठीक है, आपका इसका यानी इस जेड का मॉड क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर यानी ये जब का है इसका स्क्वायर कीजिए तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या है यानी -√5 है, तो -√5 का क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, आपका जाएगा यहाँ पर यानी √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, 5 3 8 आ जाएगा, यानी √8 आ गया, और √8 कितना होगा तो 2√2 होगा, यानी √8 कितना होता है भाई √8 कितना होता है, ये आपका 2√2 होता है, यानी क्या होगा आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका क्लास 11th का मैथ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है, यह भी आपका क्लास 11th का ही क्वेश्चन है, यानी फंक्शन आप एक चैप्टर पढ़े होंगे फंक्शन, तो फंक्शन का ही एक आपका क्वेश्चन है। देखने में आपको लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आपका ये फंक्शन का है। ठीक, सेट रिलेशन पढ़े होंगे तब इसमें यानी आपका फंक्शन का ये क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, देखिए आपको ये फंक्शन दिया है f(x), ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि f(sin), यानी जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ क्या लिखना है, आपको साइन रखना है, जहाँ जहाँ x है उसको हटाइए, वहाँ पर साइन थीटा रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम इसमें f(sin) निकालते हैं, f(sin) कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन रखिए, तो x का स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, +1 है तो +1 हो जाएगा, यहाँ भी x² है तो x का साइन रखेंगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी का मान आपको निकालना है। इसको सही से लिखिए तो इसको हम सही से लिख सकते हैं क्या 1 + sin² थीटा लिख सकते हैं, बट्टे आपका क्या था, बट्टे था आपका sin² -1, तो हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 1 - sin² थीटा, क्या आएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा हम क्यों किए, देखिए काम था मुझे आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है बट यहाँ देखिए यहाँ माइनस रहेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए हम इसे सही से लिखते हैं, आपका जगह माइनस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे आपका जगह क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या कीजिए, अलग अलग उसे कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो आपका आएगा 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका यहाँ था साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा था। ठीक है, यानी आप जानते होंगे कि 1 बट्टे कॉसेक स्क्वायर क्या होगा, ये आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आप साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखिए आपका ऑप्शन नहीं आया, यानी आपका सिर्फ 10 के टर्म में आंसर है। तो क्या कीजिए, इससे को 10 में बदल दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को 10 में बदलिए तो क्या होगा, आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सेक को हम ये लिख दिए और 10 आपका एक पहले से था। ठीक है, अब देखिए आपको आ गया क्या, माइनस ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। आपका देखिए आ गया माइनस ऑफ 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका बी में है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु इतना और इतना के मध्य बिंदु है। सिंपल है, देखिए आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि 2 पॉइंट के बीच मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, ये आपका x1 है, दूसरा आपका y1 है, ये आपका पॉइंट x2 y2 है। इसका मध्य बिंदु निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बटे 2 होगा, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस दोनों पॉइंट को ऐड कीजिए, मिड पॉइंट का आपका यानी निर्देशांक आ जाएगा, आपका आएगा 4 प्लस माइनस 2, तो माइनस 2 सीधे हो जाएगा, लिख देते हैं हम बटे 2। फिर आपका 5 प्लस माइनस 1 हो जाएगा बटे 2, आपका जगह यानी 2 बटे 2 4 बटे 2, 2 का 2 2 दूनी 4, आपका आएगा 1,2, क्या आएगा 1,2 आएगा, यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा 1,2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन करा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आपका शंकु है, ठीक है, एक आपका शंकु है, ठीक है, एक शंकु है। अब देखिए शंकु का आपका क्या दिया है, इसका ऊंचाई दिया है, ठीक है, और आपका इस आधार का क्षेत्रफल दिया है। इस ये देखिए शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, आपको पता होना चाहिए शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। यानी इसका आपका क्षेत्रफल दिया है और इसका ऊंचाई दिया है और आपसे पूछा जा रहा है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब देखिए इसमें हमें एच पता है, लेकिन हमें यहाँ पर किसका काम है, एल का काम है, यानी तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई को। तो एल तो हमें मालूम नहीं है। अब एल मालूम करने के लिए आपको यहाँ पर तिर्य्या भी चाहिए, हमें तिर्य्या भी मालूम नहीं है, लेकिन आपका आधार का क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ से हम तिर्य्या निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्ताकार होता है, यानी आपका ये क्या आपका एक वृत्त है, यानी समझिए कि एक वृत्त का ही क्षेत्रफल दिया आपका 154। देखिए आप शंकु का आधार का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार होते हैं। ये आपको दिया कितना 154 दिया है, ठीक। पाई का मान रखिए 22/7, पाई का मान रखिए 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर आपका 154 है। 22 क्या होता है, 154 होता है। यहाँ से आपका आर स्क्वायर हो जाएगा 7 आर आ जाएगा कितना, √49 यानी 7। यहाँ से आर का मान कितना या 7 आ गया, ठीक। आर का मान आपका 7 आ गया। एच कितना है आपका 14 है। एल कैसे निकालते हैं, आप क्लास 10th पढ़ेंगे। एल बराबर क्या होगा, √ यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या होगा, √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। तो आर का मान कितना है, आर का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका एच कितना है, तो एच आपका है 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 7 7 49 प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 होता है। इससे आप ऐड कीजिए, आप ऐड करेंगे तो 9 6 15 हासिल 1, 9 1 10 4 14 हासिल 1 और 1 1 2 245 है, ठीक है।
क्या है आपका 245 आया। ठीक, इससे चलिए आप रूट में कैसे फाइंड करेंगे। 245 आया। अब देखिए 245 को हम क्या लिख सकते हैं, 245 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, आपका जगह 49 गुने 5 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो 245 को हम 49 गुने 5 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए 49 का रूट कितना था, 7 होता है। अब 5 का रूट नहीं है, तब 5 रूट 5 में रहेगा। यानी यहाँ से आपका एल आ गया 7 रूट 5। यहाँ से आपका एल आ गया कितना, 7 रूट 5 आ गया आपका एल। ठीक है, अब देखिए अब आपको आ जाएगा क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना है, 22/7 होता है। और आपका आर का मान निकाले थे हम, कितना आया था, 7 आया था। और आपका एल का भी मान कितना है, 7 रूट 5 आया। ठीक, अब देखिए 7 7 कट जाएगा, 7 7 आपका कट जाएगा। अब देखिए 22 7 कितना होता है, 22 7 154 होता है। 154 रूट 5 आ जाएगा आपका आंसर, 154 रूट 5 आ जाएगा आपका आंसर, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सॉरी रूट 7 नहीं होगा, रूट 5 होगा, सॉरी रूट 5 होगा, क्या होगा, रूट 5 होगा। 154 रूट 5 होगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका 40 है कि लोहे के 3 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अगर इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो घन का भुजा की लंबाई क्या होगा। सिंपल देखिए, जब भी आपको कहा जाए कि किसी को पिघलाकर किसी और चीज़ बनाते हैं तो सिंपल है कि सभी का आयतन क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, देखिए इस तीनों को पिघलाकर एक आपका बड़ा घन बनाते हैं तो क्या होगा, इस तीनों घन के आयतन का योग, ये जो बड़ा आपका घन बन रहा है उसके आयतन के बराबर होंगे। तो सिंपल कर दिया आपका, देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो मान लेते हैं आपका जो नया घन बन रहा है इसका भुजा ए है, तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा क्यू, यानी ए क्यू होगा। अब क्या कीजिए, इस सभी का आयतन निकालिए, तो 6 क्यू, ठीक, इसका भी भुजा क्यू होता है, प्लस क्या होगा आपका 8 क्यू होगा, प्लस क्या होगा आपका 10 क्यू होगा। ये तीनों घन का आयतन का योग क्या करें, जोड़ दिए, ये आपका क्या होगा, बड़ा घन का आयतन के बराबर होगा। और देखिए 6 का क्यू कितना होता है भाई, 6 का क्यू होगा 6 आपका 216 हो जाएगा। ठीक, और आपका 8 का क्यू कितना होगा, 38 आपका 8 का क्यू कितना होगा, एक सेकेंड, आपका 8 का क्यू आपका आएगा 512, क्या आएगा 512 आएगा। 8 का क्यू आपका 512 आएगा और 10 का क्यू आपका 1000 आएगा, कितना 1000 आएगा। अब सबको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिए, आपका आएगा ना 6 2 8, 6 2 8, 1 1 2, 1 1 2 और 5 2 7, आपका आएगा कितना 1728 आ गया। ठीक, 1728 आ गया। अब देखिए आपकी 1728 किसका क्यूब होता है, 1728 किसका क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो 1728 का क्या आएगा, आपका क्यूब रूट आएगा। ये होता है आपका कितना, ये होता है आपका यानी 8 है ना, एक सेकेंड 8 है तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, 12 का क्यूब होता है, क्यूब होता है कितना 1728 होता है, यानी आपका प्रत्येक भुजा कितना गया, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है कि कपास की पैदावार में अच्छी होती है, किस मिट्टी में अच्छी होती है, तो सिंपल है, काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, कपास, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जाती है, तो सोनार के द्वारा। सोनार एक आपका यंत्र होता है, इसके द्वारा समुद्र की गहराई को मापते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है कि भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपका डी होगा, यानी दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, आपका ऑप्शन बी होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में आपका यानी सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो ओजोन परत आपका जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण होते हैं उससे हमें बचाती है, ऑप्शन आपका सी होगा, परावैंगनिक किरणें। देखिए आपका ओजोन परत आपका ये समताप मंडल में पाए जाते हैं,
ओजोन परत आपका ये समताप मंडल में पाए जाते हैं, जो आपका सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है पृथ्वी पर पहुंचने से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ये आपका ग्रेफाइट से बना होता है। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किताब का एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। और हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन क्या होगा? आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये तो आपका 120/80 mm/Hg। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। देखिए आपका रक्त का दाब को मापते हैं एस्फेगनोमीटर से। रक्तचाप को मापते किससे? एस्फेगनोमीटर यंत्र से मापते हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक लंबन है। ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देखिए इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 हाफ H2O। ये है पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो ये आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ये करता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन है कि रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ये आपका विटामिन के इसमें क्रियाशील होता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम आपका मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो कान में 6 हड्डियाँ होती है। और कान में आपका शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज यानी कान में सबसे छोटी हड्डी होती है आपका स्टेपिज, यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है आपका कान में स्टेपिज होती है। इसे ध्यान रखिएगा। और आपका शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि पौधे में जैलम उत्तक निम्नलिखित में से कौन सा किस पदार्थ का संवहन करता है? तो आपका जैलम जो होते हैं वो आपका जल और खनिज लवण को ढोता है। जल और खनिज लवण का परिवहन करता है जैलम, जबकि आपका फ्लोएम ये आपका भोजन पदार्थ को पहुंचाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? ऑप्शन आपका सी होगा सल्क पत्र। किसमें? सल्क पत्र। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है सूचना का अभाव, ये भी सही है। बी है वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, यह भी है। सी है उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये भी है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने यह सुझाव दिया था। ऑप्शन डी होगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। यह 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 64 है।
क्वेश्चन है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यह महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन 65 है कि 14 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद आपका ये कांग्रेस का सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति है, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 66 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण यानी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, जबकि आपका यानी कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य करवाया था इल्तुतमिश ने, और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन आपका सी होगा, ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? ये जीता रिकी केज ने। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उम्ब्रूर समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन बी होगा, स्वीडन 1809 से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? ये भारत विभाजन योजना से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? ये आपका ऑप्शन बी होगा, निशा दहिया ने जीता है। ये आपका 2023 में यानी जीता है रजत पदक। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 72 है। क्वेश्चन है कि आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 73 है। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1854 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निष्ठत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? यानी आयरलैंड के संविधान ने राज्य के नीति तत्व किस देश से ग्रहण किया है? ये स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन सी होगा। जबकि देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व को कहाँ से लिया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से लिया है, जबकि आयरलैंड ने यह स्पेन के संविधान से लिया है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान कहा था? यानी निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? यह कहा था मुनरो ने। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? तो ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए होगा, तत्जोड़ लीन। क्या होगा? तत्जोड़ लीन। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन 79 है कि किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है तो उपहास है। यानी हंसी उड़ाना का मतलब उपहास उड़ाना होता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ है? यानी किससे संबंधित अशुद्धियाँ है? क्वेश्चन है कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊँगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊँगा। यहाँ देखिए आपका यहाँ गलत है। यहाँ होना चाहिए कि मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊँगा, यानी आपका यहाँ पर गलत है, यानी अशुद्धि है। यानी आपका संज्ञा में अशुद्धि है। कहाँ है? ये संज्ञा में अशुद्धि है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? तो 17.5% यानी आबादी निवास करते हैं। ध्यान रखिए, यह आपका जनगणना 2011 के अनुसार डाटा है। जनगणना 2011 के अनुसार यह डाटा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन है कि मेंजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेंजनी का संबंध कार्बोनरी से था। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है।
क्वेश्चन 83 है कि गैरीवाल्टी पेशे से क्या थे। तो गैरीवाल्टी पेशे से नाविक थे। ये सभी क्वेश्चन आपका क्लास 10th का ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है। तो ये आपका नीरज चोपड़ा है। यानी डायमंड लीग जीतने वाले प्रथम भारतीय है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन 85 है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है। 16वां IPL आपका 2023 में हुआ है। तो यह खिताब किसने जीता है। तो ये जीता आपका चेन्नई सुपर किंग ने यानी CSK ने। CSK ने यह 5वीं बार खिताब जीती है। CSK ने यह IPL की ट्रॉफी 5वीं बार जीती है। और देखिए CSK के कप्तान MSD थे यानी महेंद्र सिंह धोनी थे। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन आपका डी होगा श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। कब किया था। तो 1944 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन आपका 87 है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है राजकोषीय नीति, इसमें क्या आता है बजट का भी किया जाता है और रोजगार का भी किया जाता है। एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। इससे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई। ऑप्शन ए होगा ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत IMF की स्थापना 1944 इसमें हुआ था। 1944 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन 90 है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। यानी ये आपका 2026 तक यथावत रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका देखिए ये कब किया था। ये आपका 84 यानी 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह किया गया था कि 2026 तक लोकसभा एवं राज्यसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा 2026 तक। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातु में उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए होगा सबसे अधिक सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। देखिए ऐसे देखा जाए आपका कि सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है। सबसे आपका अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। उसके बाद होता है आपका सोडियम। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्खलन यानी ब्लड क्लॉथिंग के लिए अनिवार्य है। तो ऐसे आपको पता होगा कि विटामिन के आपका ब्लड क्लॉथिंग के लिए अनिवार्य है। और आपका ऑप्शन सी होगा कैल्शियम +2 चार्ज, यानी कैल्शियम +2 ये आपका रक्त क्लॉथिंग के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन आपका 93 है कि नरेगा को मनरेगा कब परिवर्तित किया गया। यानी नरेगा को मनरेगा कब किया गया, यानी कब कर दिया गया। ये आपका 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिए 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया था। नरेगा से मनरेगा कर दिया था 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। किसे माना जाता है। तो जीव द्रव्य को माना जाता है। ऑप्शन डी होगा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृहघर कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन आपका 95 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें सबसे अधिक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है। ऑप्शन सी होगा। यानी लाल रंग में आपका सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्वेश्चन है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट
क्रॉल ऑन द ग्राउंड, इसे कहते हैं रेंगने वाले जंतु। ऑप्शन आपका डी होगा, यानी रेप्टाइल्स। क्या होगा? रेप्टाइल्स होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि दया इज सफरिंग फीवर, यानी दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ क्या होगा? फ्रॉम आएगा, यानी दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन करा कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोम, यानी एंटो आपको बताना है। देखिए डिले क्या होता है? डिले का अर्थ होता है देर करना, यानी देर होना। डिले का अर्थ क्या होता है? देर होना। तो इसका एंटो क्या होगा? तो एडवांस होगा, यानी आगे होना। एडवांस होगा, क्या होगा? आगे होना। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो, यानी उसका साइनो बताना है। देखिए ट्रांजिएंट, देखिए ट्रांजिएंट क्या होता है? इसका हिंदी होता है क्षणिक। क्या होता है? इसका हिंदी होता है आपका क्षणिक। तो इसका आपका साइनो बताना। साइनो क्या होगा? तो साइनो होगा टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी का भी अर्थ क्या होता है? तत्कालिक। इसका साइनो क्या होगा? टेम्प्रोरी होगा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन का 100 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, यानी इस आइटम्स का आपको अर्थ बताना है। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का अर्थ क्या होता है? बॉटम लाइन का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण। क्या होता है? अति महत्वपूर्ण होता है। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। ऑप्शन बी होगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो ये था आपका बिहार पुलिस का, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। ये था आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। आपको आज से हम आपको जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। और आप इसके बनाने के बाद आप बताइए कि आपको इसमें कितने मार्क आ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना मार्क जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि आपका यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।